लगातार प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम शिवराज ने भोपाल में कर्मचारियों के डीए को 4% बढ़ाने का ऐलान किया है। स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने इसका ऐलान किया, जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षकों ने बहुत अच्छा काम किया है और अपने खर्चे से हर स्कूल में स्मार्ट क्लास बना दिए हैं और अब हर कर्मचारी का डीए 4% बढ़ाया जा रहा है। बीच में शिक्षकों ने अद्भुत काम किया। अध्यापकों ने हमारे उन्हें अपने पैसे से और जन सहयोग से हर स्कूल में एक स्मार्ट क्लास बना दी। हमारे कर्मचारियों को 4% डीए हम बढ़ा रहे हैं। तो सीएम शिवराज ने भोपाल में स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण के दौरान पत्रकारों से बातचीत की और इस बातचीत में सीएम शिवराज ने कर्मचारियों को सौगात दी है। कर्मचारियों के डीए को 4% बढ़ाने का ऐलान किया है। सीएम शिवराज ने कहा कि हमारे शिक्षकों ने बहुत अच्छा काम किया है और अपने खर्चे से हर स्कूल में स्मार्ट क्लास बना दिए हैं और अब हर कर्मचारी का डीए 4% बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर, हम इसे निश्चित तौर पर कह सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेंगे। वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से लाइव। वासु, एक खुशखबरी कर्मचारियों के लिए, बड़ी खबर कर्मचारियों के लिए निश्चित तौर पर है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना है कि यह चुनावी साल है। वासु, निश्चित तौर पर सुमित, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों को दी है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। लगातार खबरें आ रही थी और लगातार ये मामला गर्माहट में रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा और जो शासकीय कर्मचारी हैं उनकी अपनी परेशानियां थी और अलग अलग मंचों से कई बार शासकीय कर्मचारियों ने डीए बढ़ाने की मांग की थी और उन मांगों को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4% डीए बढ़ाने की घोषणा की है। ये एक राहत जरूर शासकीय कर्मचारियों के लिए रहेगी, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस कहीं पीछे नहीं है बीजेपी पर निशाना साधने में और सुरेश पचौरी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मेरी अभी हाल ही में बात हुई और उन्होंने कहा कि अगर सरकार वाकई में हितैषी है कर्मचारियों की तो सिर्फ चुनावी वादे ना करे। जो 4% डीए बढ़ाया गया है उसको चुनावी घोषणा करार दिया है सुरेश पचौरी ने और उन्होंने कहा है कि अगर वाकई ये कर्मचारी हितैषी है तो पुरानी पेंशन बहाल करके दिखाएं, पुरानी पेंशन लागू करके दिखाएं, जैसा कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करके बताया है। तो अब एक बार फिर से पुरानी पेंशन को लेकर भी बहस छिड़ गई और ये मुद्दा आने वाले समय में और भी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा सुमित, चुनावी साल है और इस तरीके की कुछ और घोषणाएं आने वाले समय में भी हो सकती हैं, चाहे उसको एक तरीके से सहूलियत के तौर पर देखा जाए कर्मचारियों के दृष्टिकोण से या फिर सियासत के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को, हर तबके को साधने की जो कवायद है वो पूरी तरह से जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी अब दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा गर्माता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सुमित, बिल्कुल वासु, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ के निवाड़ी में दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एक कुंठित व्यक्ति ही ऐसी भाषा बोल सकता है। सीएम ने कहा कि कमलनाथ एक बुजुर्ग नेता हैं और उन्हें संयम का परिचय देना चाहिए। उनकी कुंठा बोल रही है। मुझे लगता है कि कभी वो खुद को भावी मुख्यमंत्री बताते हैं, कभी भविष्य वक्ता हो जाते हैं, पंचांग पढ़ने लगते हैं। एक कुंठित व्यक्ति ही ऐसी भाषा बोल सकता है, देख लूंगा, निपटा दूंगा, पीस दूंगा। कल के बाद परसों आता है। कमलनाथ जी, आप बुजुर्ग नेता हैं, कम से कम संयम का परिचय कर दीजिए। अब गली में खड़ा कोई कार्यकर्ता ऐसी भाषा बोल दे तो
ठीक लगता है नहीं तो मैं देख लूंगा, मैं निपटा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये कोई सीजेंट नेता बोलता है क्या? दरअसल 2 दिनों पहले निवाड़ी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को धमकी दी थी। पीसीसी चीफ ने कहा था, अधिकारी और पुलिस वाले ये समझ लें कि 8 महीनों में चुनाव है, सबका हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था, पुलिस और अधिकारियों से डरना नहीं है बल्कि आक्रामक रहना है। उन्हें बोल देना है कि 8 महीने में चुनाव है, उसके बाद हम आपसे हिसाब लेंगे। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, याद रखिए 8 महीनों में चुनाव है, डरिएगा मत, आक्रामक रहिएगा। अधिकारी और पुलिस को कह दीजिएगा 8 महीनों में हम आपसे हिसाब लेंगे। और सब कर्मचारी और पुलिस के लोग सुन ले, कान खोल के सुन ले कि अच्छा हिसाब उनका लिया जाएगा। अधिक चर्चा के लिए हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, ये कोई पहली बार नहीं है, आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में जब चुनाव नजदीक थे, विपक्ष में कांग्रेस थी, तब भी कमलनाथ ने ऐसे बयान दिए थे, और अब इस साल भी जब चुनावी साल है, चुनाव नजदीक आने वाला है, तब कमलनाथ ऐसे बयान दे रहे हैं। वासु, सुमित, देखिए भले ही चुनावों में 8 महीने का समय बाकी रह गया है, लेकिन जिस तरीके से सियासी बयानबाजी तीखी होती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है 10 से 15 दिन बाद ही मतदान होने वाला है। आप देखें, कमलनाथ लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री जो हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं। कमलनाथ कर्मचारियों को लगातार हिदायत देते हुए नजर आते हैं कि कर्मचारी के तौर पे काम करिए, बीजेपी का बिल्ला लेके बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करिए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि पहली दफा नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस तरीके के बयान दे चुके हैं, और शिवराज सिंह चौहान के भी अब तीखी प्रक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ एक कुंठित व्यक्ति हैं, बुजुर्ग नेता हैं, और इस तरीके की बयानबाजी ना करें, भविष्यवक्ता ना बने। कभी भावी मुख्यमंत्री अपने आप को बता देते हैं, कभी पंचांग देखने लगते हैं, और जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं, वो ऐसा काम सिर्फ कोई कुंठित व्यक्ति ही कर सकता है। कमलनाथ को इस बात को समझना चाहिए और संयम रखना चाहिए। एक बात तो बहुत ज्यादा क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है इसमें कि इस तरीके की जो बयानबाजी का सिलसिला है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, और पॉलिटिकल वॉर का जो सिलसिला है, वो आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ता हुआ और तीखा होता हुआ निश्चित तौर पर नजर आएगा। और खुद जहां एक और कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री का फेस कांग्रेस ने जिन्हें घोषित कर दिया है, कमलनाथ ने अपनी पार्टी के लिए मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार प्रसार करने में कोई भी कमी छोड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। कल वो सीहोर में थे, आज सिंगरौली जा रहे हैं। लगातार प्रदेश भर के उनके जो दौरे हैं वो चल सारी सौगातें लेकर आएगा, हर वर्ग को साधने की सरकार कोशिश करेगी। तो वहीं इन सब पर, सरकार के इन तमाम प्रयासों पर इसी तरह विपक्ष के जो तीखे हमले हैं, जो तीखे प्रहार हैं, वो भी देखने को मिलेंगे। और चूंकि जैसा कि पॉलिटिकल पंडितों का भी एनालिसिस है कि मध्य प्रदेश में ये चुनाव होना है वो कांटे का मुकाबला होगा। 2018 में भी जो मार्जिन था जीत हार का वो बेहद कम था, और पूर्ण बहुमत को ना तो कांग्रेस पा पाई थी, ना बीजेपी पा पाई थी। कांग्रेस करीब थी, निर्दलीय और अन्य दलों के सहयोगियों के जरिए कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, और वो भी एक बहुत सियासी बड़ा एक घटनाक्रम हुआ और सरकार गिर गई। मध्य प्रदेश में लगातार अगर देखा जाए तो ये चौथा कार्यकाल बीजेपी की सरकार का है। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक कड़ी अग्नि परीक्षा है, और यही वजह है कि कमलनाथ बहुत हमलावर नजर आ रहे हैं। और अब कमलनाथ के हमलों पर पलटवार करने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतर आए हैं। तो ये जो पूरा सिलसिला है ये लंबा चलने वाला है, और अब बयानों के तीर जो हैं वो और भी ज्यादा तेज होते हुए आने वाले समय में दिखाई देंगे। बिल्कुल ठीक बात कही वासु आपने कि बहुत समय पहले से ही दोनों ही राजनीतिक पार्टियां चुनावी मूड में हैं और काफी आक्रामक यहां पर नजर आती हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के वचन पत्र समिति की अहम बैठक हुई। पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर यह बैठक चल रही है। विधानसभा चुनाव के लिए वचन पत्र समिति की बैठक हो रही है। कमलनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के मौजूद हैं। समिति वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, कांतिलाल भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा, मुकेश नायक सहित वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद हैं। वचन पत्र के निर्माण को लेकर मंथन इस बैठक में किया जा रहा है। समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं वचन पत्र में जुड़ने पर विचार चल रहा है।
तो वासु का रुख कर लेते हैं। वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए वचन पत्र, घोषणा पत्र काफी अहम होता है, क्योंकि उसमें किए गए वादे आपको सत्ता में काबिज कर सकते हैं। इसकी गंभीरता कांग्रेस भी समझती है। निश्चित तौर पर समय देखिए, एक वचन पत्र से पूरा चुनाव का जो है एक माइंडसेट जनता का जनता का तय होता है और जनता ये समझ पाती है कि कौन सी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उसके लिए महत्वपूर्ण चीजें क्या होंगी, उसके लिए प्राथमिकताएं क्या होंगी। और ये कहा जा सकता है कि एक चुनाव का जो पूरा खाका है, जो पूरा ब्लूप्रिंट है कि किस आधार पर चुनाव प्रचार करना है, वो मैनिफेस्टो के बिंदुओं से ही तय होता है। और लगातार मैनिफेस्टो बनाने के लिए वचन पत्र, जिसको कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को वचन पत्र नाम दिया है, वचन पत्र बनाने के लिए जो बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है। पहले भी 3 से 4 राउंड की जो बैठकें वो हो चुकी हैं और आज वचन पत्र समिति जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ बैठी है, मंथन कर रही है। राजेंद्र सिंह हो, कांतिलाल भूरिया हो, सज्जन सिंह वर्मा हो, तमाम भी कांग्रेस के जो थिंक टैंक्स हैं वो भी इस पूरी बैठक में शामिल हैं और एक एक पहलू पे, एक एक बिंदु पे चर्चा हो रही है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो हमने पहले भी खबर भी दिखाई थी कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं, युवाओं के जो मुद्दे हैं, आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, उनको कांग्रेस वचन पत्र में कहीं ना कहीं प्राथमिकता देती हुई नजर आ सकती है और उन तमाम पहलुओं पर भी चर्चा हो रही है जो सीधे पब्लिक से जाकर कनेक्ट करे, क्योंकि हर जिलेवार जो मुद्दे हैं वो भी बदल जाते हैं। कई बार विधानसभा क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो अलग अलग मुद्दे होते हैं, तो कैसे पब्लिक के ज्यादा से ज्यादा। और वासु, पहले ही कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर ही दिया है। वचन पत्र में वो वादा तो होगा ही। बहुत शुक्रिया वासु आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ के 4000 से अधिक जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर है। जूनियर डॉक्टर्स का आंदोलन आज चौथे दिन भी जारी है। ओपीडी से मरीज बेरंग लौट रहे हैं, डॉक्टर आंदोलन पर हैं, मरीज परेशान हैं। वहीं आंदोलन पर बैठे डॉक्टर्स की सुध अभी तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से नहीं ली गई है। आंदोलन लगातार जारी है। जूडा का डॉक्टर्स ने साफ कहा है कि उनकी मांग है जब तक पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल है, आंदोलन है, वो लगातार चौथे दिन भी जारी है। उनकी मांगे हैं अब तक सुनी नहीं गई है। यही वजह है कि पूरे अस्पताल में व्यवस्थाएं हो चरमराई हुई है। हम बात करेंगे, सर क्या बात हो रही है, आगे क्या बात हो रही है? आवाज दो, आवाज दो। अभी तक हमारा ये हड़ताल का चौथा दिन है और अभी तक कोई सफलतापूर्वक या फ्रूटफुलनेस वाली मीटिंग नहीं हो पाई है। कल डीएमई सर से और डीन मैम से बात हुई थी, बट उनका भी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक प्रशासन की तरफ से, वो कोई अच्छी पहल नहीं हुई। बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। हम देख रहे हैं कि ओपीडी में मरीज हैं वो वापस जा रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द मामले का पटाक्षेप होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हम लोग को भी ऐसे शौक तो नहीं है कि स्ट्राइक हो, मरीज परेशान हो, बट हमारी मजबूरी है। जो 5 साल से हो जाना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ। तो बातचीत हुई, पत्राचार हुआ, उसके बाद ये हमारा फाइनल रिजॉर्ट था जी। अब वही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। महंगाई का असर भी कहा जा सकता है। आप लोग का स्टाइपेंड से तमाम मांगे हैं, अनसुनी करने की वजह से परेशानी आम जनता को है, सफर आम जनता को करना पड़ रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था हर संस्था अपने अपने तरफ से कर रही है, लेकिन जो हमारी मांगे हैं जब तक हम लोग का पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल तक बैठेंगे यहाँ पे। जाहिर सी बात है, बार बार आंदोलन से बेहतर है कि एक बार आंदोलन हो और इन मामलों को लेकर के तत्काल पटाक्षेप करना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि स्वास्थ्य विभाग इन मुद्दों पर चर्चा करे और जल्द से जल्द जो हड़ताली डॉक्टर हैं उनसे राय शुमारी करे और उनकी जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उन्हें पूरा करे। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर के रतनपुर इलाके में हुए सड़क हादसे के बाद कार में भीषण आग लग गई। इससे कार सवार 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग ने कार को इतनी तेजी से अपनी चपेट में लिया कि कार सवारों को अपनी जान बचाने तक का मौका नहीं मिल पाया। रतनपुर पेंड्रा मार्ग के ग्राम खैरा और पौड़ी के बीच ये दर्दनाक हादसा हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला है कि कार में शहनवाज खान नाम का एक शख्स सवार था। बाकी के 2 लोगों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं एफएसएल और पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। होकर पेड़ से टकराई है। गाड़ी का नंबर मिला है CG10 BD 7861, जो शहनवाज के नाम से आ रहा है। इसके ओनर के डिटेल अभी इसके मित्रों के द्वारा यह चिन्हांकित किया गया है। उसके हाथ में पहले कड़े और सोने की चेन से कि शहनवाज खान है, गाड़ी उसी की है।
अन्य 2 लोग का कंकाल दिख रहा है, उसके बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है। जनकपुर इलाके में तेंदुए के बाद बाघ भी देखा गया। एमपी की सीमा पर छोटी सीधी के पास बाघ देखा गया है। आसपास के गांव में वन विभाग ने अलर्ट कर दिया है। आसपास के गांव को मुनादी करवा दी है वन विभाग ने। बाघ की मौजूदगी से घरों में दुबके हैं ग्रामीण, दहशत में हैं। बरशा गांव में बकरी का शिकार बाघ ने किया है। बाघ के शिकार करने की आशंका जताई जा रही है और पगमार्क की जांच में वन विभाग जुटा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। सूरजपुर के ओडगी ब्लॉक के दूरस्थ क्षेत्र मोहर, साप, महुली समेत कई गांव में बीते 20 दिनों से दल से बिछड़ा एक हाथी उत्पात मचा रहा है। यहां हाथी ने आधा दर्जन घरों को क्षति पहुंचाई, वहीं फसलों को नुकसान पहुंचाया। वन अमला हाथी पर निगरानी नहीं रख पा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ऐसे में क्षेत्रीय विधायक और संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने ही हाथी प्रभावित गांव का दौरा किया और वन विभाग को किसानों के सही मुआवजा प्रकरण तैयार करने और हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने के निर्देश दिए हैं। भिलाई से खबर है। उत्पात मचा रहे बंदर का रेस्क्यू किया गया है। 2 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने बंदर को पकड़ा। पिछले 3 दिनों से शहर में यह तांडव मचा रहा था। करीब 20 लोगों को यह जख्मी भी कर चुका है। शनिवार को भी 6 से ज्यादा लोगों को बंदर ने घायल किया था। अंबिकापुर से खबर, जहां हाथी के हमले में एक शख्स की मौत हो गई। गाढ़ा घाट के जंगल में एक शख्स की लाश मिली है। हाल ही में गाढ़ा घाट जंगल में हाथी पहुंचा था। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और जांच में जुटी हुई है। अंबिकापुर वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला। शहर के पास हाथी की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल। अब खबर सतना से, जहां धान खरीदी केंद्रों पर फर्जीवाड़ा मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर शिवराजपुर धान खरीदी केंद्र के संचालकों पर एफआईआर दर्ज की गई। केंद्र संचालकों पर धान की बोरियों में मिट्टी, रेत, पानी और पत्थर मिलाने का आरोप लगा रहा है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। खाद्य विभाग और WLC की संयुक्त टीम को जांच में करीब 6200 क्विंटल धान अमानक मिली थी, जिसे जब्त कर दिया गया है। विभाग ने इसे घोटाला माना था। वहीं बलौदाबाजार में सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे। सड़क पर सफर के दौरान हेलमेट तक नहीं पहन रहे हैं। रिपोर्ट देखें। सड़क हादसों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं ये। बलौदाबाजार में ऐसे हादसों में हर साल कई लोगों की जान जाती है। इसके बाद भी लोग कितने लापरवाह हैं, अब जरा ये देख लीजिए। हेलमेट ना पहनना, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना, सब जायज मान रहे हैं। सुरक्षित सफर के लिए भी हेलमेट जरूरी होता है। सड़क हादसों में हेलमेट जिंदगियां बचाता है। पुलिस जागरूकता अभियान भी चलाती है। लोगों को हेलमेट पहनने के लिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए समझाती भी है। लेकिन यहाँ रोड पर रफ्तार भर रहे ज्यादातर बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहना। बिना हेलमेट के सवारी को जान को जोखिम में डालने जैसा है ये। सफर के दौरान लोगों की लापरवाही जान पर भारी पड़ती है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। जिले में 2021 में 506 सड़क हादसे हुए, जिनमें 255 लोगों की जान गई और 300 लोग घायल हुए। इसी तरह साल 2022 में 575 सड़क हादसे हुए, जिसमें 265 लोगों की जान गई और 400 लोग घायल हुए। जिले में 2021 में 255 लोग मृत हुए थे 506 सड़क हादसों में, और 222 में यह आंकड़ा 575 घटनाओं में 265 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो आंकड़ों के देखें तो लगभग 10 से 15% की वृद्धि है घटनाओं में भी, और जो मृतक हैं उनमें भी वृद्धि है। जिले में सड़क हादसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। एसएसपी बताते हैं कि इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कार्रवाई के साथ ही लोगों को जागरूक तो कर रही है। साथ ही पुलिस सड़क किनारे रहने वाले लोगों को पुलिस मित्र बनाने की पहल भी करेगी, जो यातायात व्यवस्था में पुलिस की मदद करेंगे। इसके साथ ही शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है।
बलौदाबाजार पुलिस, ट्रैफिक यातायात विभाग और सभी थाना प्रभारी, सभी राजपत्रित अधिकारी लगातार प्रयासरत हैं, गंभीर हैं कि सड़क हादसों पर अंकुश लगाई जाए। और अगर आप चालानी कार्रवाई देखेंगे तो पिछले वर्ष की तुलना में 60% अधिक समन शुल्क हम लोगों ने वसूला है। और अवेयरनेस प्रोग्राम भी साथ में बहुत सारे बढ़ाए गए हैं अलग अलग थाना क्षेत्रों में। और शीघ्र ही हम लोग एक और अभियान चला रहे हैं जिसमें जो सड़क किनारे जो लोग रहते हैं उनको लेकर के मीटिंग की जाएगी और उनको पुलिस मित्र बनाया जाएगा, ताकि हमारे यातायात के साथ जो पहल है उस पहल में हमारे वो सहभागी बने। और निश्चित रूप से जो विशेषकर जो शराब पी के वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और हम लोगों ने जो हाल ही में कैमरा लगवाया है बलौदाबाजार जिले में, उस कैमरे का इस्तेमाल करके भी जो यातायात का नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ये आगे भी जारी रहेगा। मैं आपके माध्यम से सभी बलौदाबाजार वासियों को बताना चाहूँगा, कृपया यातायात नियमों का पालन करें और पुलिस विभाग का सहयोग करें। सुरक्षित सफर के लिए ट्रैफिक रूल्स का पालन बेहद जरूरी है। इसके लिए पुलिस सख्ती के साथ ही लोगों को जागरूक भी करती है। ऐसे में सबको ये समझना होगा कि दुर्घटना से भली देर है और अगर बचानी है जिंदगानी तो सड़क पर रखनी होगी सावधानी। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल